वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा एजेंडा है वो है कैरियर कंसेप्ट ऑफ आयन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आयनों के अवशोषण की वाहक संकल्पना, ये हमारी फर्स्ट यूनिट जो है उसका सबसे लास्ट टॉपिक है। तो इसके बारे में हमको डिस्कस करना है कि जो आयन होते हैं, आयन उपस्थित कहाँ पर होते हैं। तो हमने बात करी सॉइल के अंदर डिफरेंट कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं, जिसका अवशोषण जो है वो जड़ें करती हैं, रूट्स करती हैं। तो रूट्स जो हैं, जड़ें जो हैं वो डिफरेंट आयन का एब्जॉर्प्शन करती हैं। तो कौन कौन से मेथड से करती हैं, तो उसके लिए सिलेबस में हमारे एक मेथड दे रखा है और उस मेथड का नाम है वाहक संकल्पना या फिर आयन एब्जॉर्प्शन के लिए कैरियर कंसेप्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेकंड हम देखेंगे कैरियर कंसेप्ट क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे आइसोटॉपिक और स्पेसिफिसिटी, मतलब कि ये दो जो कंसेप्ट हैं ये कैरियर कंसेप्ट को ही सपोर्ट करने वाले सिद्धांत हैं जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमको बात करनी है कि ये कैरियर कंसेप्ट है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक है हमारा कैरियर कंसेप्ट ऑफ आयन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आयनों के अवशोषण की वाहक संकल्पना, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि ये कैरियर होते क्या हैं, आयन होते क्या हैं। तो उसके लिए हम बात करते हैं, हमने कल बात करी थी कि जितने भी आयन है या जितने भी हमने मिनरल न्यूट्रिशन जब पढ़ा था तब हमने देखा था कि डिफरेंट जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है या फिर आयन जो है आयन के रूप में मिलते हैं। जितने भी आपके खनिज तत्व हैं वो आयन के रूप में मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं, मृदा से मिलते हैं। और इनका अवशोषण कौन करता है, तो इनका अवशोषण करती हैं जड़ें या फिर रूट्स। पादप की जो जड़ें होती हैं वो इनका अवशोषण करती हैं। तो अब ये जो अवशोषण की जो प्रोसेस है, ये जो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। इसी के लिए हम पहले डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ते हैं कि हमको पता है कि कोई भी पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा तो उसको हम बोलते हैं विसरण या फिर डिफ्यूजन। ये भी एक तरीके का एज ए एक्सचेंजेबल प्रोसेस ही हुआ कि जहाँ पर आयनों की मात्रा ज़्यादा है वहाँ से कम मात्रा की ओर वो जाएगा। हमने मान लिया कि जो सॉइल है, जो मृदा है, उसमें आयन ज़्यादा है और वहाँ से वो क्या कर रहे हैं, कम स्थान, मतलब जड़ों में उसकी मात्रा अगर कम है तो अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। इसके अलावा भी डिफरेंट मेथड जो हैं हमारे फॉलो होते हैं, उसमें से एक हमारा मेथड जो है वो कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि व्हाट इज एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मतलब कि सक्रिय वाहक या सक्रिय आयन स्थानांतरण। अब सक्रिय आयन स्थानांतरण के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि आयन जो है स्थानांतरण, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण की बात हो रही है। अवशोषण कौन करता है, जड़ें करती हैं। अवशोषण करता कौन है, प्लांट्स का कौन सा पार्ट करता है, तो रूट्स करती हैं, जड़ें करती हैं आयनों का अवशोषण। लेकिन आयनों का अवशोषण कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है, तो उसमें हम बात कर रहे हैं एक विधि की, एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन। अब एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन या सक्रिय आयन अवशोषण के अंतर्गत होता क्या है कि ऐसा अवशोषण जिसके अंतर्गत हमको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, मतलब कि उपापचयी ऊर्जा, मेटाबॉलिक किसकी नीड होती है, मेटाबॉलिक एनर्जी की। ठीक है, नीड किसकी नीड होती है, तो मेटाबॉलिक एनर्जी की नीड होती है। हम बात कर रहे हैं कि अवशोषण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। हमने देखा कि जड़ें जो हैं वो आयनों का अवशोषण करती हैं मृदा से, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी खनिज तत्व होते हैं वो आयन के रूप में ही प्रेजेंट होते हैं। तो आयनों का अवशोषण जड़ें करती हैं, ये तो हमको पता है। लेकिन कौन कौन से विधियों से करती है, तो हमने बात करी एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन, ऐसा अवशोषण जिसके अंतर्गत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती हो और ऊर्जा जो है वो एटीपी की फॉर्म में हो, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अगर ऐसा अवशोषण, ऐसा आयन अवशोषण जिसके लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे अवशोषण को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पहली बात तो ये।
अब इसी एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन को समझाने के लिए एक कंसेप्ट दिया गया जिसका नाम है कैरियर कंसेप्ट। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कैरियर कंसेप्ट है क्या। हमने ये तो देख लिया कि ये कैरियर कंसेप्ट किसके लिए दिया गया है, आयनों के अवशोषण के लिए। आप बात को कनेक्ट करना सीखिए कि अगर जड़ें जो हैं वो आपकी आयन जितने भी हैं उनका अवशोषण कर रही हैं, तो अवशोषण की विधियों को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया गया कैरियर कंसेप्ट, जो कि किससे संबंधित है, एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन से संबंधित है। अब हम बात करते हैं कि कैरियर क्या होता है। कैरियर या फिर वेक्टर, कैरियर या फिर वेक्टर, ये दो टर्म ऐसे होते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वाहक। क्या बोलते हैं? वाहक। ठीक है, कैरियर या फिर वेक्टर या फिर वाहक। अब वाहक होते क्या हैं? वाहक किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आयनों का अवशोषण में कोई वाहक हेल्प कर रहा है, कोई वाहक ऐसा है जो कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम कर रहा है, या आयनों का अवशोषण करने के बाद में उसको दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहा है, तो वो कौन है? कैरियर, कैरियर या फिर वेक्टर। तो ऐसा आयन का अवशोषण जिसके अंतर्गत ये कैरियर काम आते हैं, ये कैरियर हेल्प करते हैं, तो ऐसे आयन के अवशोषण को हम क्या बोलते हैं? कैरियर आयन कंसेप्ट। ठीक है, तो इसी को समझाने के लिए, इसी के बेसिक जो चीज़ें हैं उसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे वैडन हॉर्नेट। वैडन हॉर्नेट के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया जिसका नाम था कैरियर कंसेप्ट ऑफ आयन एब्जॉर्प्शन, जो कि आपका एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन से संबंधित है। और इसमें आयनों के अवशोषण के लिए स्पेशल टाइप के कैरियर होते हैं, और यही कैरियर आयनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। अब साइंटिस्ट कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया कि कैरियर कंसेप्ट को देने वाले जो साइंटिस्ट है, प्रपोज्ड बाय वैडन हॉर्नेट। ठीक है, वैडन हॉर्नेट के द्वारा ये सिद्धांत जो है वो दिया गया था आपका 1936 के अंदर। ठीक है, तो वैडन हॉर्नेट ने ये सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत का जो बेस है, जो समरी है, वो मैंने आपको बता दी है। अब हमने ये तो देख लिया कि जो भी कैरियर होंगे, जो भी वाहक होंगे, वो आयन को एक जगह से लेंगे और दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर देंगे। अब कैसे ये आयन एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते हैं, कैसे ये कैरियर जो है आयनों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो इसके लिए उन्होंने कुछ बातें बताई। और वो बातें ये थी कि कोई भी सेल है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी प्लांट सेल है ना, डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है, और हम सभी को पता है कि प्लांट सेल के अंतर्गत आपकी सेल वॉल होती है। सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है? सेल वॉल। बट सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है? मृत होती है। तो सेल वॉल कोशिका भित्ति जो है वो किसी भी पदार्थ को इजीली आने जाने देती है, क्योंकि वो किसी को भी रोकती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डेड होती है। तो अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो आयनों का या फिर कोई भी चीज़ है, कोई भी पदार्थ है, वो अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारी प्लांट सेल है, ठीक है। तो सेल के ये वाला पोर्शन तो कौन सा हो गया? आउटर स्पेस। और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? इनर स्पेस। ठीक है, ये तो हो गया आउटर स्पेस और ये हो गया इनर स्पेस। इसका मतलब ये जो सेंट्रल वाला पोर्शन बचा है इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला स्पेस। ठीक है, तो किसी भी कोशिका का ये होता है इनर स्पेस, ये होता है आउटर स्पेस, और सेंट्रल पोर्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो होता है सेंट्रल पोर्शन। अब अगर हम इसको इस तरीके से डिनोट करें तो हम अगर ये देखें कि अब सेल जो है, कोई भी सेल का ये वाला पोर्शन हमने बोल दिया कैसा है? आउटर स्पेस। ठीक है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन वाला हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? इनर स्पेस।
अब हम उसी को लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमने देख लिया आउटर और इनर स्पेस क्या होते हैं। तो अब हमारा जो मेन बेस रहेगा वो ये डायग्राम रहेगा। तो अब हम देखते हैं, ये हो गया हमारा आउटर स्पेस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इनर स्पेस। आप किसी भी स्पेस को लेकर के चल सकते हैं, हम सेंटर में ही बना लेते हैं इसको। अब यहाँ पर हमको केवल ये देखना है कि आयन जो है वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, आउटर टू इनर जाएंगे या फिर इनर टू आउटर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमने जो बनाया है, ये किसी भी सेल का आउटर स्पेस है और ये किसी भी सेल का क्या है, इनर स्पेस। सेंट्रल जो स्पेस होता है वो मैंने आपको क्या बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं बैरियर। क्या बोलते हैं, ठीक है, बैरियर। अब हमको ये देखना है कि जो आयन है वो कहाँ से कहाँ जाएंगे और आउटर स्पेस का क्या स्पेसिफिक रोल होता है और इनर स्पेस का क्या स्पेसिफिक रोल होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने ये तो देख लिया कि किसी भी सेल के अंतर्गत 3 तरीके के स्पेस होते हैं, मेनली 2 स्पेस होते हैं, एक तो होता है आउटर स्पेस और एक होता है इनर स्पेस। आउटर स्पेस और इनर स्पेस में डिफरेंस ये है कि किसी भी सेल का इनर स्पेस तो आयनों के लिए अपारगम्य होता है या फिर इनर स्पेस से आयन जो है वो एक्सचेंज नहीं होते हैं, एक्सचेंज नहीं होते हैं। आयन जो है इनर स्पेस से एक्सचेंज नहीं होते हैं। इसका मतलब कोशिका के अंदर से कोशिका के बाहर नहीं जा पाते हैं। बस कंडीशन क्या है कि कोई भी आयन होगा तो वो आउटर से इनर आएगा, न कि इनर टू आउटर। इसका मतलब कोई भी आयन जो है वो इस स्पेस से होता हुआ इस स्पेस पर आएगा। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर लिखा सेंट्रल में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो बीच वाला एरिया होता है वो एज अ बैरियर काम करता है। मतलब कि बैरियर का मतलब क्या होता है कि ये बाधा है। कोई भी आयन अगर यहाँ उपस्थित है, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि यहाँ पर बहुत सारे एनायंस उपस्थित हैं, है ना, नेगेटिव एनायंस उपस्थित हैं, तो इसको जाना है इस स्पेस से इस स्पेस तक, क्योंकि इनर टू आउटर नहीं जाते हैं आयन, क्योंकि यहाँ पर आयन जो होते हैं वो एक्सचेंजेबल नहीं होते हैं। तो कोई भी आयन आएगा कहाँ से, कोशिका के बाहर से कोशिका के अंदर, मतलब आउटर स्पेस से इनर स्पेस की तरफ आएगा। अब हमने बोला कि आएगा तो सही, लेकिन ये जो सेंट्रल वाला पोर्शन है जहाँ से उसको जाना है वो आयनों के लिए होता है इम्परमेबल। इम्परमेबल का मतलब अपारगम्य। तो सेंट्रल जो पोर्शन है वो हमने बोल दिया आयनों के लिए कैसा है, इम्परमेबल। अब ये क्या होता है, जब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा था कि वो सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल होती है मतलब कि वो किसी न किसी स्पेसिफिक पदार्थ को ही या वाटर के मॉलिक्यूल को ही अंदर आने जाने देती है। लेकिन यहाँ बीच वाले अगर हम आयनों की बात करें तो ये जो सेंट्रल वाला पोर्शन है वो आयनों के लिए कैसा होता है, इम्परमेबल होता है, अपारगम्य होता है। इसका मतलब आयन यहाँ तो है, लेकिन यहाँ से जब इधर ही नहीं आ पाएंगे तो इनर स्पेस में नहीं जा पाएंगे। तो ये बैरियर तो है, लेकिन अब क्या होता है कि आयनों का आउटर टू इनर जाना जरूरी होता है किसी भी सेल के अंदर। जब तक आयन नहीं जाएंगे तो वह एज ए एक्टिवेटर काम नहीं करेगी या फिर एक्टिव फॉर्म में काम नहीं करेगी। तो क्या होगा, हम बोल रहे हैं कि आयन यहाँ पर है, लेकिन ये वाला एरिया जो है वो कैसा है, इम्परमेबल है, जिसके कारण आयन यहाँ पर नहीं जा सकते और आयन यहाँ से यहाँ तो कभी भी नहीं जाते। तो अब ऐसी कंडीशन में कुछ चीज़ें होती हैं इस मेम्ब्रेन के पास में, इस सेंट्रल बैरियर के पास में। तो वो क्या होता है, ये क्या था, बैरियर, ठीक है, बैरियर मतलब बाधक
क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र था वो इम्परमिएबल था। अब इस इम्परमिएबल क्षेत्र में कुछ विशिष्ट संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं वाहक या फिर कैरियर। तो यहाँ पर सेंट्रल वाले पोर्शन में बहुत सारे वाहक जो हैं वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रल वाला पोर्शन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर बैरियर वाला पोर्शन बोल रहे थे, यहाँ पर आपके बहुत सारे क्या पड़े हुए हैं? कैरियर पड़े हुए हैं। कैरियर का मतलब क्या होता है? वाहक। तो वाहक का काम क्या होता है? आयनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो हमने क्या बोला? अब सेंट्रल में क्या है? वाहक है। ठीक है, क्योंकि हम कैरियर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इसीलिए हम वाहक की बात कर रहे हैं, क्योंकि वाहक ही जो होते हैं वो इसको इधर तक ले जाने का काम जो है वो करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये तो हो गए हमारे पास में क्या? वेक्टर्स। ठीक है, ये आउटर स्पेस था, ये इनर स्पेस है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे आयन जो है वो पड़े हुए हैं। कौन से? एनायन। ठीक है, नेगेटिव आयन जितने भी हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो अब क्या होता है कि ये वाहक ही, ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या है? वेक्टर या फिर कैरियर। ठीक है, ये वाहक या फिर ये जो कैरियर होते हैं वो हेल्प करते हैं इन आयनों को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। अब कैसे हेल्प करते हैं? तो ये जो आयन है, ये जो आपका कैरियर है, ये जो वाहक है, उससे ये जो आयन आउटर स्पेस में उपस्थित हैं वो जुड़ते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर ये आपका एक वेक्टर है तो यहाँ पर आपके आयन जो है वो जुड़ते हैं। ठीक है, अब ये आयन जो यहाँ पर जुड़ते हैं वो यहाँ पर आने के बाद में, इसकी सरफेस पर आने के बाद में क्या कर देंगे? इस आयन को यहाँ से रिलीज कर देंगे। जो आयन यहाँ पर जुड़ा था वो आउटर स्पेस में क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। तो इस प्रकार से हम देखें तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। हमने बोला कि ये जो आयन है वो यहाँ पर अटैच हो गया, कैरियर के साथ आयन जुड़ गया। ये तो कैरियर था, ये कैरियर है सब। कैरियर के साथ कौन जुड़ गया? आयन जुड़ गया। अब इस आयन को ये कहाँ पर लाएगा? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में ये क्या करेगा कि जो इसका आयन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका जो स्ट्रक्चर था वो इस प्रकार का था, लेकिन इस प्रकार से ये जो आयन है, ये जो कैरियर है, ठीक है, वो यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर करके ये जो आयन इसके साथ में जुड़ा था उसको इनर स्पेस में रिलीज कर देता है। तो यहाँ पर ये जो आयन है ये क्या कहलाएगा? रिलीज्ड आयन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कंसेप्ट इतना सा है कि आउटर स्पेस था हमारे पास में और इनर स्पेस था। ठीक है, अब आउटर स्पेस आयनों के लिए पारगम्य है, आयन जो है वो एक्सचेंजेबल हो सकते हैं आउटर स्पेस से, लेकिन इनर स्पेस जो है वो आयनों के लिए एक्सचेंजेबल नहीं है क्योंकि आयन यहाँ से स्थानांतरित नहीं हो सकते। तो आयन हमेशा कहाँ से आएंगे? आउटर स्पेस से आएंगे इनर स्पेस की तरफ। दूसरी बात कि इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो होता है बैरियर, बैरियर की तरह काम करता है, अपारगम्य होता है आयनों के लिए। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें किसी न किसी वेक्टर की सहायता चाहिएगी या फिर किसी न किसी ऐसी चीज की नीड होगी जो कि इन आयनों को यहाँ से ले और यहाँ पर रिलीज करे। अब हमको पता है ये सेंट्रल वाला एरिया कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला, मतलब कोशिका झिल्ली वाला।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो सेंट्रल वाला पोर्शन होता है वो उसके पास में कुछ स्पेशल टाइप के कैरियर्स होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के वाहक होते हैं जो इस प्रक्रिया में मदद करते हैं। अब इन कैरियर्स का काम क्या होता है, ये कैरियर जो है वो इन आयनों को आउटर स्पेस से ले लेते हैं और इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं कैरियर, क्योंकि यहाँ पर एक तो कैरियर है और एक क्या है, आयन। तो इस प्रॉपर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर कैरियर भी है, यहाँ पर आयन भी है, तो इस प्रकार बनने वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। और यही कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स जो है वो आयनों को आउटर स्पेस में रिलीज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है और इस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो कैरियर हैं वो आपके आयन को रिलीज कर देते हैं इनटू द इनर स्पेस। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है आयनों के अवशोषण के लिए। आयनों के अवशोषण की वाहक संकल्पना इन शॉर्ट है क्या, तो अगर हम बात करें आयन जो है, अगर हम बात करें समरी क्या है इसकी, कैरियर कंसेप्ट ऑफ आयन एब्जॉर्प्शन है क्या, इसकी समरी क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियर कंसेप्ट जो है वो आयनों के अवशोषण की एक प्रक्रिया है। आयनों का अवशोषण सॉइल से होता है, मृदा से होता है, और करता कौन है, रूट्स करती हैं, जड़ें करती हैं। अब जड़ें जो हैं वो आयनों का अवशोषण करती हैं, तो उसके लिए हम एक मेथड पढ़ते हैं, सक्रिय आयन अवशोषण, एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि आयनों का अवशोषण जो है वो उसके लिए हमको स्पेसिफिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, स्पेसिफिक एनर्जी की नीड होती है, मेटाबॉलिक एनर्जी की नीड होती है, और इसी एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, आयनों का अवशोषण की प्रक्रिया जो है वो देख सकते हैं। अब उसी एक्टिव एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा एक स्पेशल टाइप का जो है कंसेप्ट दिया गया, उस कंसेप्ट का नाम है कैरियर कंसेप्ट, जो कि दिया गया था वेडेन-ऑनर्ट के द्वारा। अब वेडेन-ऑनर्ट 1936 में ये सिद्धांत दिया और उन्होंने कुछ बातें बताई कि किसी भी कोशिका या उत्तक, किसी भी सेल या फिर टिश्यू का इनर स्पेस जो होता है वो आयनों के लिए आपका एक्सचेंजेबल नहीं होता है, नॉन एक्सचेंजेबल होता है, क्योंकि आयन यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। दूसरी बात, आउटर स्पेस जो होता है वो आयनों के लिए एक्सचेंजेबल होता है, तो आयन हमेशा आउटर स्पेस से इनर स्पेस की तरफ आएंगे। लेकिन बीच वाला क्षेत्र जो है, बीच वाला एरिया जो है वो एज अ बैरियर काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो सेंट्रल पोर्शन है वो एज अ बैरियर काम करता है, क्योंकि ये आयनों के लिए कैसा होता है, अपारगम्य होता है। नेक्स्ट बात, बट यहाँ पर इसी सेंट्रल पोर्शन में कुछ स्पेशल टाइप के कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के वाहक उपस्थित होते हैं, और ये जो वाहक होते हैं वो आयनों को, वाहक का काम ही क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो ये जो कैरियर हैं वो आयनों को आउटर स्पेस से लेते हैं, इनर स्पेस में रिलीज कर देते हैं। इस दौरान जो सेंट्रल में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं कैरियर आयन कॉन्सेप्ट, क्योंकि कैरियर तो है ही हमारे पास में, ये आयनों से जुड़ते हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। और यही कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमको एटीपी की ज़रूरत होती है। तो एट द एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी की सहायता से ये क्या करते हैं, इनके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये जो है आपके एनर्जी के कारण और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के कारण इनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, और ये आयनों को आउटर स्पेस से लेकर के इनर स्पेस में रिलीज कर देते हैं। तो इस प्रकार से आयन जो है उनका स्थानांतरण होता है, क्योंकि इसमें वेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैरियर, इसीलिए कैरियर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए इस कंसेप्ट को क्या कहा गया, कैरियर आयन कंसेप्ट या कैरियर कंसेप्ट ऑफ आयन एब्जॉर्प्शन। तो ये आपका एक कंसेप्ट है जो आयनों के अवशोषण के लिए दिया गया है। हम पीपीटी के अंदर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला हमारे पास में इंट्रोडक्शन आता है, तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, इन दिस प्रोसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी। ठीक है, मतलब कि अगर हम सक्रिय आयन एब्जॉर्प्शन की बात करें, सक्रिय आयन अवशोषण की बात करें, तो इस प्रोसेस के अंतर्गत होता क्या है, तो इस प्रोसेस में आयनों के अवशोषण के लिए हमको विशेष प्रकार की उपापचयी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब
in this ion diffusion also occurs against electrochemical potential with the help of metabolic energy, ठीक है। उपापचयी ऊर्जा के रूप में आपके विद्युत जो रासायनिक विभव है उसके विरुद्ध भी आयनों का विसरण होता है। विसरण मतलब विसरण मैंने आपको बताया कि आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विसरण। किसी भी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। अब मेन जो हमारा कंसेप्ट है उसकी बात करें, कैरियर आयन कंसेप्ट की या वाहक संकल्पना की, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि दिस कंसेप्ट वाज प्रेजेंटेड बाय वेडन हॉनट इन 1936, ठीक है। ये जो सिद्धांत है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो वेडन हॉनट के द्वारा इन 1936। The part of any tissue or a cell in which ion absorption occur by the use of metabolic energy is called inner space। मतलब कि किसी भी सेल या फिर टिश्यू का वह भाग, ऐसा भाग जो कि आपका आयनों के अवशोषण के लिए, है ना, आयन अवशोषण की जो प्रोसेस है वो होती है, लेकिन उसके अंतर्गत हमको किसकी नीड होती है, मेटाबॉलिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं इनर स्पेस। आप ये याद रख सकते हैं कि किसी भी सेल का एक तो इनर स्पेस होता है, एक मिडल स्पेस होता है और एक आउटर स्पेस होता है। द आयन एब्जॉर्प्शन इन द स्पेस आर नॉट एक्सचेंजेबल, मतलब कि अगर आयनों का अवशोषण हो गया है लेकिन ये आयन जो है वो एक्सचेंजेबल नहीं होंगे, है ना, चेंज नहीं होंगे। while the ion absorbed in the outer space can freely diffuse, मतलब कि इनर स्पेस में तो आयन जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं, लेकिन जो आउटर स्पेस है उसमें आयन जो है वो आपके फ्रीली डिफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आउटर स्पेस में एक पावर, ये क्षमता होती है कि वहाँ पर आयनों का अवशोषण या विसरण जो है वो हो सकता है। तो द एरिया बिटवीन दिस टू प्लेसेस इज इम्परमेबल टू आयन, लेकिन इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो आयनों के लिए इम्परमेबल होता है, अपारगम्य होता है। तो अपारगम्य का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी अपारगम्य क्षेत्र में से कोई भी पदार्थ आना जाना नहीं कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में according to Weden Honnert 1936, some carriers that are present to in the plasma membrane impermeable region, मतलब कि इस इम्परमेबल रीजन मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्गत कुछ स्पेशल टाइप के कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, वाहक उपस्थित होते हैं, आर रिक्वायर्ड टू पासेस आयन फ्रॉम द इम्परमेबल जोन, जो कि इस इम्परमेबल अपारगम्य क्षेत्र में से आयनों का स्थानांतरण कर सकते हैं। तो इसमें स्पेशल टाइप के वेक्टर्स या वाहक उपस्थित होते हैं, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में। This carrier combines with the ion in the external nucleus and release them by moving them into the inner space। outer space से जुड़ते हैं और inner space में वो उन आयनों को क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से आयनों का अवशोषण, आयनों का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होता है। अब बात करें तो द स्पेशलिटी ऑफ दिस इडियोलॉजी, मतलब इस विचारधारा की मेन बात क्या है, इज दैट अकॉर्डिंग टू दिस द आयन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इम्परमेबल रीजन बिटवीन द आउटर एंड इनर स्पेस आर एज अ कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। तो अब आप देख सकते हैं हमारे डायग्राम के अंतर्गत जो सेंट्रल वाला पोर्शन है वहाँ पर हमने देखा कि कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसे बनता है, तो जब इस इम्परमेबल क्षेत्र में उपस्थित जो वाहक है वो आउटर स्पेस में उपस्थित आयन के साथ जुड़ते हैं, तो इस प्रकार से कैरियर और वाहक जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। These complexes are composed of ions in the outer space and release them into the inner space। ये कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, इन आयनों को आउटर स्पेस से जोड़ना और इनर स्पेस में रिलीज करना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो thus these ion accumulate in the inner region। In this way this complex moves from the outside to inside, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो किस तरफ से किस तरफ जाता है, आउटसाइड टू, फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड।
इन इम्परमिएबल एरिया, ठीक है, इम्परमिएबल एरिया से बाहर से अंदर की तरफ आयन जो है वो ट्रांसफर होते हैं। एनर्जी एटीपी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कैरियर एक्टिवेट, मतलब कि मैंने आपको बताया क्योंकि ये एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि ये सक्रिय वाहक या सक्रिय प्रक्रिया है, तो इसके अंतर्गत हमको एटीपी की ज़रूरत होती है। तो एटीपी जो है मतलब किस फॉर्म में होती है, वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कुल मिलाकर के एनर्जी की ज़रूरत होती है इस पूरी प्रक्रिया के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एनर्जी इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग द कैरियर एक्टिव। एनर्जी क्यों ज़रूरी होती है, ताकि ये जो वाहक हैं वो आपके एक्टिव हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट in the process of activation suitable structural changes occurs in the carrier as a result of this which they easily combine with the ion। अब कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि जो आपके ये जो वाहक होते हैं, वाहक इन आयनों से जुड़ने के लिए ये वाहकों में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, कुछ आकारिकी संरचना में परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण वो इजीली इन आयनों से जुड़ पाते हैं और बाहर की तरफ या सेल के अंदर की तरफ उनको स्थानांतरित कर पाते हैं। ये आपका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये बनाया है, ये सेल का एक आउटसाइड पोर्शन है, ये सेल का इनसाइड पोर्शन है। सेंट्रल पोर्शन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि बैरियर है या फिर इम्परमिएबल टू द आयंस, आयनों के लिए ये अपारगम्य क्षेत्र है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये आयन यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये जो आयन है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये सेंट्रल में हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में बहुत सारे वाहक होते हैं, है ना। अब ये वाहक क्या करेंगे, अपनी संरचना में परिवर्तन करेंगे और ये आयन जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आयन जो है वो इस कैरियर के साथ जुड़ गया, क्या बना दिया, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स बोलो या कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। तो ये जुड़ने के बाद में ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अब ये मेम्ब्रेन के साइड जाएगा, ठीक है। अब ये कैरियर जो है वो एंजाइमेटिक मीडिएटेड प्रोसेस, मतलब कि जब एंजाइम इससे अटैच होता है और एंजाइम की सहायता से ये क्या होता है, बाहर की तरफ रिलीज होता है या टूटता है। ये आयन जो है वो एंजाइम की सहायता से ही इस कैरियर से अलग होता है और आउटर इनर स्पेस में ये रिलीज हो जाता है। और यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए आपकी एटीपी की ज़रूरत होती है। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो हमको इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। अब हम बात करें, सेम चीज़ है आउटर स्पेस, ठीक है, और ये हमारा इनर स्पेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला क्षेत्र है, ये कैरियर कंपाउंड से, ये आयन से, ये आयन है ना, एनायन और कैटायन जुड़े, इनके साथ में क्या बना, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बना। ये इनर स्पेस में जाने के बाद में एंजाइम जो है वो हेल्प करते हैं इन आयनों को यहाँ से अलग होने में, या आयनों को यहाँ से अलग करना, मतलब कॉम्प्लेक्स से आयन को, क्योंकि ये एक कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स से आयनों को अलग करने में इन एंजाइम का स्पेसिफिक रोल होता है। तो यही एंजाइम हेल्प करते हैं आयनों को इनर स्पेस में रिलीज करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो कैरियर आयन कॉन्सेप्ट है उसमें हमको क्या देखने को मिला कि किस प्रकार से आयन आउटर स्पेस में उपस्थित होते हैं, किस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित वाहक जो होते हैं वो इनके साथ जुड़ते हैं, जुड़ करके कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में ये इनमें जो है ये एंजाइम, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम जो है इसमें हेल्प करते हैं, और ये एंजाइम इसके साथ जुड़ करके एट द एंड इसको आयन से अलग करने में हेल्प करते हैं, और आयन जो है वो इनर स्पेस में रिलीज हो जाता है। तो इसको अगर हम एक इक्वेशन के बेस पर देखें, अगर हम इसको एक इक्वेशन के बेस पर देखें तो ये इक्वेशन क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली जो प्रोसेस थी उसमें क्या हुआ था कि कैरियर था हमारे पास में, ठीक है, कैरियर या फिर वाहक कहाँ पर उपस्थित था,
इम्परमेबल क्षेत्र में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सेकंड अगर हम बात करते हैं, इसमें एटीपी की ज़रूरत हुई, मतलब कि ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब क्या बनाएगा ये, एडीपी प्लस एक्टिव कैरियर, ठीक है, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और आपका एक्टिव कैरियर। क्योंकि ये एक एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत हमको होती है। अब ये जो आपका एक्टिव वेक्टर है या एक्टिव कैरियर है, ये क्या करता है, किसके साथ जुड़ता है, आयन के साथ में। क्या बना देगा, जब कैरियर और आयन जुड़ेंगे तो क्या बना देगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा जिसका नाम है कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहले एनर्जी की जरूरत हुई, ठीक है, एक एक्टिव कैरियर बनाने के लिए। जब वाहक जो है वो सक्रिय हो गया है तो ये आयन के साथ जुड़ेगा, क्या बना देगा, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सम्मिश्र बना देगा। अब ये जो कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स है वो क्या करेगा, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करेगा, ये जो आयन इसने लिया था उसको रिलीज करेगा टू द आउटर स्पेस एंड वाहक वापस से इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव कैरियर। तो ये जो आयन है वो कहाँ से रिलीज करेगा, ये इनर स्पेस में। कहाँ से लेगा, ये वाला जो आयन है वो कहाँ से लेगा, ये फ्रॉम द आउटर स्पेस। बस इस इक्वेशन में हमारा पूरा डायग्रामेटिक जो था उसको हम समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने देखा कि जो सेंट्रल पोर्शन है, किसका सेंट्रल पोर्शन है, हमारे सेल का, है ना, जिस मतलब हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला एरिया, वहाँ पर कैरियर उपस्थित होते हैं। कैरियर जो है वो एटीपी की हेल्प से क्या बनाते हैं, एक एक्टिव कैरियर बना देते हैं, ठीक है। ये एक्टिव कैरियर मतलब अब वाहक जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है क्योंकि इसके पास में अब एनर्जी थी, ठीक है। तो ये एक्टिव कैरियर जो है अब तैयार हो गया है आयन से जुड़ने के लिए। आयन जो थे वो आउटर स्पेस में थे, क्या बना दिया, जब आयन और कैरियर जुड़ेंगे कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स से क्या होगा, आयन रिलीज होंगे इनटू द इनर स्पेस और आयन वापस से कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारी इस प्रोसेस में हमारा कौन हेल्प करता है, एंजाइम्स जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में, सेंट्रल प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, एंजाइम हेल्प करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, तो आयन को कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स में से आयन को रिलीज करने का काम करते, ब्रेक डाउन करने का काम करते। तो इस प्रकार से आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कैरियर आयन कंसेप्ट, जो कि वेडन ऑनट के द्वारा दिया गया था 1936 के अंतर्गत। अभी इसी सिद्धांत को, ये जो सिद्धांत था वो सक्रिय आयन अवशोषण पर आधारित था, एक्टिव आयन ट्रांसपोर्टेशन पर आधारित था। इसीलिए अब इस सिद्धांत के समर्थन में भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे और बहुत सारी अवधारणाएं जो थी वो प्रस्तुत की थी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं समस्थानिक या फिर आइसोटोनिक इफेक्ट की। ये जो है एप्स्टीन करके एक साइंटिस्ट है, उनके द्वारा दिया गया था। तो इन्होंने जब अपना जो प्रैक्टिकल किया, इन्होंने भी अपनी जो स्टडी करी उसके आधार पर बताया कि इस कंसेप्ट के अंतर्गत ये जो पूरी प्रोसेस होती है, आयन जो है अवशोषण की पूरी प्रोसेस के अंतर्गत वाहक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैरियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कैरियर आयन कॉन्सेप्ट जो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एनर्जी की नीड होती है। तो पूरी तरीके से इनके सिद्धांत को, इन वेडन ऑनट के सिद्धांत को समर्थन करने वाला ये एक सिद्धांत था आइसोटोनिक इफेक्ट या समस्थानिक प्रभाव, ठीक है, एप्स्टीन के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा एक और आता है स्पेसिफिसिटी, जिसको हम बोलते हैं विशिष्टता, जिसको हम बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत भी ये बताया गया था कि रूट्स जो हैं, प्लांट्स की जितनी भी जड़ें होती हैं, वो जितने भी आयनों का अवशोषण करती हैं वो प्लांट्स की रूट्स की रेट पर डिपेंड करता है, डिफरेंट पादपों पर डिपेंड करता है। मतलब कि आयनों के अवशोषण की दर जो है वो सब में अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से कुछ साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया, क्योंकि हमारे सिलेबस का ये एक छोटा सा पॉइंट दे रखा था, आयन के अवशोषण के लिए केवल एक ही मेथड दे रखा था जिसका नाम था कैरियर कंसेप्ट ऑफ आयन एब्जॉर्प्शन। हम पीपीटी में भी देख सकते हैं जो अदर इफेक्ट जो थे हमारे या अदर साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था वो कौन कौन से थे।
आइसोटॉपिक इफेक्ट, समस्थानिक विनिमय। वाहक संकल्पना को समर्थन करने वाले साइंटिस्ट थे आइसोटॉपिक एक्सचेंज जो है ये दिया था आपका एप्स्टीन ने। तो सम एक्सपेरिमेंट्स that support the carrier concept are described below, मतलब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्होंने इस कंसेप्ट को सपोर्ट किया था। तो ये है हमारे पास में, फर्स्ट इज आइसोटॉपिक एक्सचेंज। It has been clarified about that ion absorbed by the active action do not diffuse outward, ठीक है, मतलब आयन जो है जो एक्टिवली आपके बाहर से अंदर की तरफ आते हैं वो बाहर की तरफ वापस से डिफ्यूज नहीं होते। एप्स्टीन और लेगेट 1956 यूजिंग आइसोटॉप्स, समस्थानिकों का प्रयोग किया उन्होंने, हैव क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड द फैक्ट दैट द आयन एब्जॉर्प्शन इन द इनर रीजन आर नॉन एक्सचेंजेबल। उन्होंने कुछ समस्थानिका का प्रयोग करके ये बताया कि जो आंतरिक स्थान होता है, इनर स्पेस होता है, वो आयनों के लिए कैसा होता है, नॉन एक्सचेंजेबल होता है ना, स्थानांतरण नहीं हो सकता। विद आयन ऑफ द सेम स्पीशीज प्रेजेंट इन द आउटर रीजन, सेम स्पीशीज के साथ में क्या होता है, एक्सचेंजेबल नहीं होता है। द मेन रीजन फॉर दिस is that the elements cannot cross the outer region as ion from the inner region. For this they will have to form carrier ion complex, मतलब कि आयन जो है वो सीधे सीधे आउटर टू इनर स्पेस में नहीं आ सकते, तो इसके लिए उनको एक कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। बट द कैरियर्स इन द इनर रीजन आर नॉट कंबाइंड विथ आयन, ठीक है, इनर रीजन वाले जो हैं वो आपके वेक्टर जो है वो इनर रीजन में उपस्थित आयन जो होते हैं उसमें वेक्टर के साथ वो नहीं जुड़ सकते हैं। द अबाउ वर्क हैज़ बीन डन बाय एप्स्टीन एंड लेगेट ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ S35 हैवी सल्फर जो कंटेनिंग सल्फेट्स होते हैं बाय द कट रूट्स ऑफ बारबेरी या जौ पर प्रयोग किया था इन्होंने, और इसके आधार पर इन्होंने यही बात बताई जो कैरियर आयन कंसेप्ट में वेडन ऑनर्ट ने बताई थी। लास्ट हमारा आता है स्पेसिफिसिटी या विशिष्टता, ठीक है। तो द प्लांट्स रूट्स एब्जॉर्ब डिफरेंट आयन एट डिफरेंट रेट्स, मतलब कि पादपों की जो जड़ें हैं वो अलग अलग समय में अलग अलग रेट में आयनों का अवशोषण करती हैं। अगेन द अमाउंट ऑफ डिफरेंट आयन स्टोर्ड इन द रूट्स इज ऑल्सो डिफरेंट, मतलब कि आयनों के जो अवशोषण की जो क्षमता है, स्टोर होने की जो क्षमता है, वो भी अलग अलग पादपों में या अलग अलग जड़ जो है उसमें अलग अलग होती है। This uniqueness of roots provides strong support to the carrier completion, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस पूरी सिद्धांत को एक विशिष्टता देने का काम करती हैं, क्योंकि जड़ों के पास में विशिष्ट लक्षण होता है कि वो अलग अलग समय में या उसमें आयनों की जो अवशोषण की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से हमने कैरियर आयन कंसेप्ट के बारे में देखा। कैरियर आयन कंसेप्ट जो है वो एक्टिव आयन पर आधारित है, एब्जॉर्प्शन पर आधारित है, और किस प्रकार से आयन जो है वो आउटर टू इनर स्पेस में रिलीज होते हैं, किस प्रकार से कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि आयनों को लेने के बाद में उसको रिलीज करता है इनटू द इनर स्पेस। तो इस तरीके की पूरी प्रोसेस, इसके अलावा हमने क्या देखा कि इसको समर्थन करने वाले साइंटिस्ट कौन से थे, विशिष्टता क्या क्या थी इसकी। तो इन सब पॉइंट्स के साथ में हमारा ये जो टॉपिक है कैरियर कंसेप्ट ऑफ आयन एब्जॉर्प्शन खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू।